Everyone, very good afternoon. How are you all? Audio clear, beta. Everyone. Good afternoon, sir. Very good afternoon, everyone. How Sir, are you audio, all? sir, audio clear है but वीडियो नहीं clear. How are you, everyone? So today Fine, we sir. start coordination compounds. Okay. So in the last class we have to discuss about what? In the last class we have to discuss about the stereoisomers in tetrahedral complexes. Okay. Then we have to discuss about the stereoisomers in square planar. Then we have to discuss about the geometrical isomers in what? Octahedral complexes. Okay. So these are the topics we have to discuss in the last class. तो आज क्या पढ़ना है बेटा? आज पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. ठीक है. आज क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. ठीक है. उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नाउ क्लियर अरफा? वॉइस इज क्लियर बेटा? एवरीवन, voice is clear? Yes or no? Tell me. Okay. So today we start optical isomerism. Then we start importance and applications of coordination compounds. Okay. So we start geometrical isomerism is completed. Now we start optical isomerism. So optical isomerism is what? So optical isomerism in octahedral complexes. What is octahedral complexes? So octahedral complexes means either the hybridization is sp3d2 or d2sp3. Okay. Means coordination number must be 6. Clear? So ligand types are monodentate or symmetrical bidentate and monodentate, or symmetrical unsymmetrical bidentate and monodentate. Okay. So let's start monodentate. Beta monodentate. All the 6 ligands are monodentate. Okay. Okay. So beta, if all the, what is the case? First case means beta octahedral complexes having octahedral complexes having monodentate ligands. Okay. All the ligands are monodentate ligands. Okay. So case A is Ma6. So it doesn't show optical isomerism beta, because like this there is a plane of symmetry in this. So I will tell you beta, what are the conditions for optical isomerism. कंडीशंस क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का? तो फॉर कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो पहला कंडीशन क्या है बेटा? पहला कंडीशन ये है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. ठीक है. प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? पीओएस. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए बेटा, हमेशा याद रखना. दूसरा कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा है. किसी को सर दिख रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं. अब आ रहा है? साउंड आ रहा है अर्पिता? यस सर आ रहा है. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या है बेटा? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सेंटर ऑफ सिमेट्री भी
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा? तीसरा कंडीशन है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब सबको पता है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कायरल। मतलब बेटा कंपाउंड में एक एटम, एटलीस्ट वन एटम हो जो कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब ऑल द एटम्स, ऑल फोर एटम्स कनेक्टेड आर डिफरेंट, ऑल फोर एटम्स कनेक्टेड आर डिफरेंट। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है बेटा? लास्ट कंडीशन ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस का, कि जो मिरर इमेज है बेटा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। जो मिरर इमेज है बेटा वो कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। बात समझ में आ रही है ना? सबको क्लियर हुआ बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस? आपने यहाँ लिख रखा है ऑल फोर एटम कनेक्टेड आर डिफरेंट, मीन्स जो ये कायरल कंपाउंड है इनमें एटम जो है वो चारों तरफ से जो मतलब कनेक्टेड होंगे वो अलग अलग एटम होने चाहिए, इसका मतलब ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ बेटा, देखो कायरल जैसे कि कंपाउंड का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ, जैसे कि देखो एक कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन पे एक एटम्स, एक चार एटम्स कनेक्टेड होंगे, तो चारों एटम्स अगर ए बी एक्स और वाई है, चारों के चार डिफरेंट है बेटा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर बेटा ऐसा ही एक और कार्बन है, ऐसा ही एक और कार्बन बेटा, ठीक है, इस पे जो कनेक्टेड है वो चारों डिफरेंट नहीं है। जैसे कि ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, एक्स कनेक्टेड है, और एक और एक्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि दिखने में आ रहा है बेटा, ये एक्स और एक्स जो कि सेम है, तो चारों का चार डिफरेंट नहीं है बेटा, तो ये कायरल नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ए कायरल बोलते हैं। ए कायरल का मतलब होता है बेटा नॉट कायरल। ए कायरल का मतलब क्या होता है? नॉट कायरल। बात समझ में आ रहा है अतुल? हाँ बोलो। या सर सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? क्या क्या बोल रही हो? फिर से बोलो ना, आवाज क्लियर नहीं आया तुम्हारा। नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, अच्छा, मतलब जो सुपर इम्पोज ना हो बेटा। जैसे कि देखो मैं बता देता हूं, जैसे कि देखिए बेटा, एक मैं ए लिया, ठीक है, ए, इसका मिरर इमेज क्या होगा बताओ? और सी लिया, और सी का मिरर इमेज क्या होगा? तो सी का मिरर इमेज बेटा क्या होगा? सी ऐसा होगा। और ए का मिरर इमेज क्या होगा? ऐसा होगा। अगर बेटा देखो इसको उठा करके मैं रख रहा हूं, इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूं, तो क्या होगा? ये सुपर इम्पोज हो जाएगा ब्लैक वाला रेड वाले पे, ये ब्लैक वाले रेड वाले पे सुपर इम्पोज हो जाएगा ना? तो जब सुपर हाँ। इम्पोज हो जाए बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो गया। यानी कि ये मिरर इमेज क्या हो गया? सुपर इम्पोज हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर से बिल्कुल बैठ गया अच्छे से। ठीक है, और यहीं पे देखो अगर सी को सुपर इम्पोज करेंगे तो होगा सुपर इम्पोज? बताओ, अगर सी को ऐसे ही ऊपर उठा यस सर। देते हैं बेटा तो ऐसे हो जाएगा ना? सुपर इम्पोज तो नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ ना? तो ऐसे नहीं को क्या हुआ। बोलेंगे बेटा? इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, इसकी मिरर इम्पोजेबल। इमेज क्या है? ओके। नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है भूमिका? ओके थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो ये कंडीशन से देख लो आप लोग फिर से, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है, और कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। ये सब कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, क्लियर है सबको एवरीवन? तो बेटा MA5B है। इस अगर सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं बेटा कि A है, B एक B है बेटा, और 5 का 5 क्या है? A है। A A A A और A, तो ये भी ऑप्टिकल, ये भी बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? अगर एक प्लेन देख लेते हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ध्यान से देखना। एक ऐसा प्लेन बेटा जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। एक ऐसा प्लेन बेटा जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब जिसका वन हाफ और सेकेंड हाफ दोनों
दोनों क्या हो, मिरर इमेज हो। तो देखो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। और लास्ट वाला क्या, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस है। ठीक है, रुषि, दिशा, स्लाइड्स लेट। बेटा तुम्हारा इंटरनेट स्लो है क्या रुषि बेटा? जिसका इंटरनेट स्लो है शायद उसी का ऐसा कुछ होगा। नेट सुपर फास्ट है मेरे। क्या बोल रही हो? वाईफाई है सर, घर में वाईफाई है, तो नेट की स्पीड सुपर है। अच्छा रुको, मैं एक बार हो रहा है रुषि, देखो तो रुषि अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है? जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, MA4B2 इसमें भी ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटा। क्यों शो नहीं करेगा, देख लो, 4A है बेटा, ठीक है, और 2B है। तो 1B है, 2B है बेटा, ठीक है, और 4A है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, अगर एक ऐसा प्लेन ले लो जिस प्लेन के लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे का। लेफ्ट साइड बेटा और राइट साइड क्या है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर ऐसा कोई प्लेन का होता है बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर पाया जाता है बेटा उस वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्या कंडीशंस है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कैरल होना चाहिए, और क्या बताया था मैंने बेटा, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक और देख लेते हैं MA3B3। इसका फिगर बनाते हैं बेटा, फिगर कैसा बन जाएगा, M है 3A कर दीजिए बेटा, 1 2 3, और 3B कर दीजिए बेटा, 1 2 B। तो A और A, ठीक है, और उसके बाद B बेटा और B बेटा और B बेटा। ठीक है, अब इसका देखो बेटा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, या इसका मिरर इमेज भी, तो इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं बेटा तो सुपर इम्पोज करेगा या नॉन सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक है, अगर किसी का मिरर इमेज बेटा सुपर इम्पोज कर जाए, अगर किसी का मिरर इमेज बेटा सुपर इम्पोज कर जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी का मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए बेटा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बातों को, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन सबको क्लियर है ना बेटा? कंडीशंस मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस क्या बताया था? पहला कंडीशन की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने क्या बताया बेटा, कि मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। बात आ रहा है सबको? अब्दुल क्या डाउट है बताओ। सर ये मुझे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं समझ में। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सब गौर से सुनना। ठीक है, एक तरफ मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ, एक तरफ सेंटर ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है बेटा, जैसे कि समझो ये मेरा एक मोबाइल फोन है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें एक ऐसा प्लेन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जिस प्लेन के वन हाफ और सेकेंड हाफ दोनों बेटा इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, जैसे कि बेटा बाइजू। ठीक है, जैसे कि मैं बाइजू बना रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, अतुल है ना? चलो ऑडियो ऑन रखना। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम से ही ले लेता हूं, अतुल, यू और एल। ठीक है, तो अतुल में बेटा ए में चलते हैं। ए में एक ऐसा प्लेन ढूंढो बेटा जिसका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों बराबर हो। तो ये है ना, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है बेटा। तो ये जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है अतुल, बात समझ में आ रही है? टी में भी बेटा एक प्लेन ऐसा है जिसका एक हाफ और दूसरा हाफ दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यू में भी बेटा एक हाफ और दूसरा हाफ प्लेन ऑफ दोनों बराबर है बेटा, इसलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पर एल में बेटा कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है बेटा जिसका वन हाफ और सेकेंड हाफ बराबर हो, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब अतुल क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है ना बेटा?
यस सर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक सिमेट्री होता है, एक सेंटर होता है बेटा। जैसे कि एक बेंजीन मैंने ले लिया, ठीक है, एक बेंजीन ले लिया बेटा। एक ऐसा सेंटर बेटा जिसके एक डायरेक्शन में जो एटम पाया जाता हो, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे वही एटम पाया जा रहा हो, अगर ऐसा होता है बेटा तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो एक डायरेक्शन में जाते हैं तो डी डिस्टेंस पे कार्बन पाया जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे ही कार्बन पाया जा रहा है। ये सारे डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे कार्बन पाया जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, और एक और देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में कार्बन पाया जा रहा है डी डिस्टेंस पे, तो इस डायरेक्शन में कार्बन पाया जाएगा डी डिस्टेंस पे। अगर ऐसा है बेटा तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कब नहीं होगा? तो देख लो बेटा, पेंटेन ले लेते हैं, पेंटेन में नहीं हो जाएगा। जैसे बेटा इसमें कोई भी ऐसा सेंटर ले लो, बीच में एक सेंटर ले लो, तो एक डायरेक्शन में बेटा कार्बन है तो एक डायरेक्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है बेटा वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब अतुल क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? यस सर। सबको क्लियर हो गया ना बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एवरीवन यस और नो बताओ, जल्दी बताओ। सबको क्लियर हुआ या हाँ या ना? देखो बेटा ये सब चीजें ना क्लास 11 में पढ़नी होती है, पर कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दिया हूं। तो सबको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। लेट्स सी द ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ Ma2B2C2। अब देखते हैं बेटा Ma2B2C2 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या नहीं। सो एवरीवन सी दिस वीडियो। अगर 3 अलग अलग लिगेंड्स का ऐसा केस हो, Ma2B2C2, 3 में एक ही केस है ऐसा, और कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोग गड़बड़ नहीं होगी। पर अगर 3 तरह की लिगेंड्स हैं और 2-2-2 ऐसी आ गई, तो मैं सिर्फ एक केस, एक स्ट्रक्चर, एक ज्योमेट्री ऐसी बनती है जब ये कायरल हो जाता है। कब? जब AA आपस में सिस हो, जब BB आपस में सिस हो, और जब CC आपस में सिस हो। AA BB CC, ये क्या किया तुमने? अगर सिमिलर आइडेंटिकल लिगेंड, जैसे A और A सेम है, वो ट्रांस नहीं होनी चाहिए, वो सिस हो जाए। B और B आपस में सिस हो जाएं, C और C आपस में सिस हो जाएं। ये स्पेशल केस ऐसा है जब ये कायरल है। ऑल सिस, तीनों पेयर्स आपस में सिस हो जाएं, सिर्फ तब ये कायरल होगा, और तब इसकी मिरर इमेज एक नया मॉलिक्यूल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगी। इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं होगी। सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें ये और मिरर इमेज दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, मॉलिक्यूल खुद और इसकी मिरर इमेज। कितने पेयर्स होंगे? एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब 2 मॉलिक्यूल। एक एनैंशियोमरिक पेयर है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। Let us solve some questions beta, okay? Everyone gets ready for some questions. So everyone see this video beta, and हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेटा, क्योंकि सर क्वेश्चन सॉल्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, हाँ बोलो तुम। इन एंटियोमेरिज्म उसका मतलब हाँ क्या क्या? सर, नीचे जो आप वीडियो दिखाए ना, उसमें एक पेयर दिया हुआ था, इन एंटियोमेरिज्म पेयर। इनएंसियोमर्स। इनांसियोमर्स रे, क्या बोल रहा है यस तू? सर। अच्छा, कोई किसी को इनांसियोमर्स में तकलीफ है क्या? सर ये मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये मतलब क्या कहते हैं उसको, आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। वन पेयर है। हाँ
अच्छा सुन रुक जा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले ये वीडियो देख ले, अगर इनांसियोमर में किसी को दिक्कत आएगा तो मैं बता दूंगा इसके बाद, ठीक है? ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस देख ले, क्योंकि क्वेश्चन देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो एवरीवन सी दिस क्वेश्चन। A3B3, Ma3B3 does not show optical isomerism. It does not show. That's true. Reason, it has a plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर किसी चीज को काट के उसके दो टुकड़े कर डालो, क्या बोला? अगर किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे काटो, ऐसे चीर डालो, मॉलिक्यूल हो कोई भी चीज हो, ऐसे चीर डालो कि उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और एक टुकड़े को हटा के वहां मिरर रख दो, और मिरर रखते ही अगर वो चीज वैसी दिखने लगे जैसे कि पूरी साबुत थी, मतलब जो आधा टुकड़ा काट के निकाला है वो मिरर इमेज हो उसकी, उस आधे टुकड़े की जो बचा हुआ है। हाँ, क्या? अरे मतलब जैसे ये है, एक सर्कल है, आपने काट डाला और यहां मिरर रख दिया, तो अगर एक सर्कल को मिरर करोगे तो वो यहां पर भी ऐसे पूरा सर्कल बन जाएगा। अच्छा, तो ये क्या जाएगा? तो ये जो प्लेन है ये हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, वैसे ही अगर आपके पास ये आइसोमर है, कौन सा? M है, A A A, B B B, इस तरह से Ma3B3। ओ वाह, ये क्या है? मैंने यहां पर जो आइसोमर बनाया है वो फेशियल आइसोमर है, आप देखिए। अच्छा, एक मर आइसोमर भी बन सकता है, पर ये फेशियल है। बोला है इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? हाँ, कहां होता है? क्या कोई ऐसा प्लेन बना सकते हैं जो उसको चीर के दो हिस्सों में बांट दे? बिल्कुल बना सकते हैं। आप देखिए, ये है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक मिनट, थोड़ा हाथ फिसल रहा है तो वो अच्छा सुंदर खूबसूरत प्लेन नहीं बन रहा। ऐसे बना के दिखाते हैं, ऐसे देखिए, ये जो प्लेन है बढ़िया बन गया। ये देखिए ऐसे, इस प्लेन के अलावा इसे काट डालिए, बी के बाजू में बी, ए के सामने ए, और जो बीच के हैं वो तो कट के आधे 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 इधर हो गए। एग्जैक्ट, क्या मस्त प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और फेशियल तो फिर भी थोड़ा कम सिमेट्रिक ऐसे फील आती थी। मेरिडियनल तो मर चुका है वैसे भी, वो तो बीच से ही प्लेन गुजर रहा है, काट रहा है किसको? मॉलिक्यूल को आधा आधा। उसमें भी बकायदा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ट्रू। अगर दोनों सच हैं तो बिकॉज लगा के देखें, द कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सच है, ए इज द आंसर। न सिर्फ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बल्कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ऑल्सो। बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a particular isomer of cobalt NH3 4Cl2, ठीक है, क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन एंगल इज 90 डिग्रीज। क्या हुआ? ये है Ma4B2। ये सिस या ट्रांस हो सकता है, और अगर दोनों क्लोरीन्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है तो ये, जी हां सही पहचाना, ये सिस आइसोमर है। बिल्कुल, अगर 180 डिग्रीज होता तो ट्रांस कहलाता, फिलहाल सिस है। हाँ बेटा, अभी भी डाउट है अतुल? अभी भी डाउट है अतुल? क्या डाउट है बता।
अतुल क्या डाउट है बता। अतुल सर हाँ वो ना जब जब ये सर का वीडियो आप दिखा रहे थे हाँ, तो तो उसमें इनांसियोमर्स में तुम्हें तकलीफ है ना, यही ना। या चलो अब देखो बेटा इनांसियोमर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो ए का मिरर इमेज क्या बनेगा, ए बनेगा। सी का मिरर इमेज क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये सुपर इम्पोज कर जाएगा और ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, यानी कि जो सुपर इम्पोज नहीं करेगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा, और जो सुपर इम्पोज कर जाएगा बेटा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। पर बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाए या नहीं कहलाए, अगर मिरर इमेज है बेटा तो दोनों एक दूसरे का इनांसियोमर्स है, यानी कि बेटा ये एक दूसरे का इनांसियोमर है, तो इसको बोलते हैं बेटा इनांसियोमर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, इनांसियोमर पेयर। इसका मतलब है बेटा कि दो इमेज जो आपस में, दो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज है उसको क्या बोलते हैं, इनांसियोमर्स। ठीक है बेटा, तो ये भी एक दूसरे का क्या है, इनांसियोमर पेयर है। इसीलिए बेटा ये हमेशा पेयर में कहलाता है। जैसे तुम्हारा जूता है, तुम्हारा चप्पल है, हमेशा दो ही होगा ना, तुम एक जूता एक चप्पल पहन के तो नहीं जा सकते। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं रियल इमेज और इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, और ये एक दूसरे का क्या होता है, इनांसियोमर पेयर कहलाता है। तो जो कंपाउंड दो ऐसा कंपाउंड दो जो एक दूसरे का मिरर इमेज है वो आपस में क्या कहलाएगा, इनांसियोमर पेयर। अब क्लियर हो गया अतुल? यस सर, हाँ यस सर। अच्छा, तो चलो एक पोल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एवरीवन डू दिस पोल क्वेश्चन। देखो बेटा ये किस टाइप का है, देखो ये है MA4 और B2, इस टाइप का है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, MA4B2, यानी कि बेटा MA4B2, तो B यहाँ पे लिख देते हैं, B यहाँ पे लिख देते हैं और 4A लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। अच्छा बताओ बेटा इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं, बताओ अतुल बताओ, या कोई कोई भी बताओ, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं, जल्दी बताओ यार। करेगा सर, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा। ठीक है, यस सर। कर जाएगा। तो जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा बेटा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा कि नहीं, मिरर इमेज क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, मिरर इमेज इमेज सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है, पहला पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ये सही है, गलत है। इसमें भी लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सही है, ये गलत है। इसमें भी लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सही है, ये गलत है। तो तीन ऑप्शन सही है, तो एक ऑप्शन तो तीन ऑप्शन गलत है, तो एक ऑप्शन तो सही होगा ही, तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए, आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए ना, सबको आ रही है ना? यस सर। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं बेटा, जब लिगेंड सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है और मोनोडेंटेट है। सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस, लेट्स सी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दिस टाइप, MAA3,
Okay, beta. So everyone see this video for the second type optical isomerism. अगर तीनों लिगेंड्स बाइडेंटेट हैं, वो कितनी भी सिमेट्रिक हो, कितनी भी प्यारी हो, कितनी भी एक जैसी हो, द मॉलिक्यूल विल ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज कायरल, हमेशा हमेशा कायरल होगा, इसमें कोई स्यापा नहीं है। एक मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज दोनों हमेशा, सिर्फ दो आइसोमर होंगे, खुद और उसकी मिरर इमेज। तो दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं और वो एक एनेंटियोमरिक पेयर, पेयर मतलब जोड़ा जिसमें दो मॉलिक्यूल हैं, एक एनेंटियोमरिक पेयर है, इनके दो ही मॉलिक्यूल हैं, आपस में एनेंटियोमर्स हैं, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, और दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऐसा हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल दो, देखिए ये CO EN होल थ्राइस 3+ का एग्जाम्पल है, आमने सामने हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, गौर करिए सुपर इम्पोजिबल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो फिट नहीं होने चाहिए अगर सही बने हैं तो। ठीक है बेटा, क्लियर एवरीवन? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ठीक है? लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस एवरीवन, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेटा। सो विद दिस वीडियो बेटा, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। So everyone see this beta. The number R, ठीक है, नीट का क्वेश्चन, आइसोमर्स पूछ रहे हैं, COEN होल थ्राइस Cl, ये क्या है? ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, कितनी? दो हैं, दो बाइडेंटेट दो मोनोडेंटेट, केस देखा है हमने ऐसा, दो Cl कैसे होंगे? अच्छे होंगे, नहीं अच्छे अच्छे तो ठीक हैं, पर कैसे होंगे? वेल आप कह सकते हो Cl सिस भी हो सकते हैं जैसे यहां हैं, और वो ट्रांस भी हो सकते हैं जैसे यहां हैं। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे? जी हां, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे सिस ट्रांस। तो एक तो ट्रांस हो गया। अच्छा, ट्रांस वाला कायरल है? नहीं, क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जो CL ऊपर नीचे है, जो प्लेन है, ये यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये कायरल नहीं है। लेकिन क्या सिस वाला कायरल है? हमने कहा था हमेशा कायरल होगा। कौन? अगर तीन बाइडेंटेट हैं तब भी ऑलवेज कायरल, और अगर दो बाइडेंटेट सिस मोनोडेंटेट्स के साथ हैं तब भी गारंटीड कायरल होगा। तो ये होगा और इसकी मिरर इमेज होगी। तो ट्रांस तो जैसा है वैसा है, सिस वाला खुद और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए? 3 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, जिसमें ये कॉमन है, इसलिए गिनती टोटल 3 आएगी। द करेक्ट आंसर इज 3, राइट? चलिए, which of the following complexes is not expected to exhibit isomerism? oh my god, isomerism ही नहीं होगा किसमें? और ये कौन है भैया ऐसा भागा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 2 पानी हैं, Ma4B2 है, तो भाई ये सिस ट्रांस तो हो ही सकता है, तो ये तो आइसोमरिज्म दिखाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये स्क्वायर प्लेनार है और इसमें भी सिस ट्रांस होगा। क्यों? दोनों क्लोरीन सिस भी हो सकती हैं और दोनों क्लोरीन ट्रांस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है, D8 कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन है। याद है आपको, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले सारे के सारे कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हुआ करते थे, ये भी लो स्पिन है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है प्लैटिनम +2 की, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसमें भी सिस ट्रांस दोनों हो जाएंगे। NiNH3 होल ट्वाइस Cl2, निकल भी उसी खानदान में है, D8 है,
लेकिन ये सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का नहीं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अमोनिया मॉडरेट लिगेंड है, क्लोराइड लल्लू है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये टेट्राहेड्रल है। ओह, ये टेट्राहेड्रल है। हाँ, तो इसमें तो ज्योमेट्रिकल होगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल होता नहीं है। और दो क्लोराइड एक जैसे हैं, अमोनिया दोनों एक जैसी हैं, तो ऑप्टिकल भी नहीं होगा। ऑप्टिकल के लिए तो चारों ग्रुप फर्क होने चाहिए थे। हाँ जी, तो ना ज्योमेट्रिकल होगा ना ऑप्टिकल, बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें आयनाइजेशन वायनाइजेशन आइसोमरिज्म भी कुछ दिखता तो नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमरिज्म। यस, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमरिज्म। सी इज द आंसर, इंडीड सी इज द आंसर। ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 3-3 बाइडेंटेट लेके बैठा है, ऑप्टिकल तो दिखाएगा, राइट। Which of the following gives the maximum number of isomers? अधिकतम नंबर आइसोमर्स का किसमें है? कौन सा है? Well, A, CONH3 whole 4 Cl2. मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या क्या होगा? अगर आप देखें तो 2 क्लोराइड हैं, हाँ 2 क्लोराइड हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये सिस भी हो सकते हैं और ट्रांस भी हो सकते हैं। और कुछ ना, और तो स्ट्रक्चरल में तो कुछ नजर नहीं आता। क्लोराइड को अंदर बाहर कुछ कर नहीं सकते, है जैसा है बस, ठीक है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो टोटल 2 आइसोमर्स हैं इसके, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है तो सबके निकाल के देखने पड़ेंगे। ये क्या है? EN और 4-4 अमोनिया, धत्तेरे की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो दिखाएगा नहीं, ज्योमेट्रिकल ये दिखा सकता नहीं, तो कुछ भी नहीं करेगा। और ये कुछ भी नहीं करेगा, इसका तो एक ही है, जो है खुद ही है, बस और कुछ नहीं। ऑक्सलेट है और 2-2 EN है। 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, 3-3 बाइडेंटेट। बदमाश, कितनी बदमाशी देखो। तो इसके 2 इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, ये ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। ये भाई साहब कौन है? थायोसाइनेट, ये लिंकेज दिखा देगा। तो एक तो ये है, एक Cr SCN NCS अमोनिया होल 4 प्लस, दूसरा, और Cr NCS होल ट्वाइस अमोनिया होल 4 प्लस। हो तेरी 3 तो यही हो गए। हाँ जी, और हर एक में सिस भी होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और 2 थायोसाइनेट, ये MA4B2 टाइप का है, और ट्रांस भी होगा। तो ये भी सिस ट्रांस होंगी, ये भी सिस ट्रांस होगा, ये भी सिस ट्रांस होगा, तीनों एक एक करके सिस ट्रांस होंगे। अगर ऐसा है तो 3 into 2 यानी 6 इसके आइसोमर्स हो सकते हैं। माय गॉड, तो मैक्सिमम नंबर किसके हैं? डी के। बाय फार एंड लार्ज द विनर इज डी विद 6 आइसोमर्स पॉसिबल। पोल क्वेश्चन बेटा, एवरीवन सॉल्व इट। देखो बेटा, एक्चुअली ये पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, ठीक है बेटा। ये गलत है क्योंकि यहाँ पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है।
पेयर्स का मतलब जोड़ा। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया मैंने, ठीक है। ए बी और बी सी, ए और ए बी और बी सी और डी ई है ना, ओके 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 ओके। एम ए बी बी सी सी डी, बी सही है या सी? क्या बेटा? सर क्या बी बोल सही रही है हो? या सी? क्या बोल रही हो? सर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। आपने सी पे क्रॉस लगा के बी पे टिक किया है ना? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे गलत देख लिया बेटा। यहाँ पे मुझे लगा ए है, ठीक है, मगर ये सारा का सारा अनसिमेट्रिक है बेटा, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सर वो आपने स्लाइड पे लिखा ना, इसलिए वो स्लाइड लेट रिस्पॉन्स करती है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं सारा का बना देता हूँ, ठीक है। मैं सारा बता दूं इसका। एम ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। क्या है बेटा? एम ए बी, एम ए बी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। तो चलो मैं पहला बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं एम। पहला ये बन जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, एम बनाओ, ठीक है। ए बी और सी डी बनाओ जो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। ये पहला बन गया। दूसरा दूसरा यहाँ पे बनाते हैं बेटा। देखो दूसरा क्या बनाते हैं ना, कुछ नहीं करना है, सीडी को डीसी कर दो। क्या करना है? सीडी को डीसी कर देना है। तो एम ए बी डी सी ई एफ, ठीक है। ये दूसरा बन गया। एक बार रिफ्रेश कर लो दिशा। तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा कुछ नहीं करना है बेटा, ए बी और सी डी को सेम रखना है, ई एफ को चेंज कर देना है, ठीक है। तो एम ए बी फिक्स है, सी डी को भी फिक्स रख दो और ई एफ को एफ ई कर दो, ठीक है। चौथा पे चलते हैं। चौथा पे चलते हैं बेटा। चौथा क्या है? कुछ नहीं करना है, ए बी और सी डी को डीसी कर देना है, एफ ई को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। एम ए बी और डीसी कर दो बेटा इसको, और इसको एफ ई रहने दो। सारा डिफरेंट है बेटा, ध्यान से देखना। पांचवा पांचवा क्या है बेटा? ए बी और सी डी को एक ही रहने दो और एफ ई को क्या कर दो? ई एफ कर दो, ठीक है। अब ए बी को अपोजिट कर दो बेटा, ए बी को बी ए कर दो, ए बी को बी ए कर दो। इसको क्या करो? सी डी कर दो, इसको सी डी कर दो और इसको ई एफ रहने दो, ठीक है। अब चेंज करते जाओ। 6 नंबर, 6 नंबर क्या हो जाएगा? एम, ठीक है। और ए बी को बी ए रहने दो और सी डी को क्या कर दो? डी सी कर दो। तो बी ए और डी सी और ई एफ, ठीक है। 7th नंबर, 7th नंबर एम है बेटा। अब बी ए को बी ए ही रहने दो, अभी बी ए ही चलेगा, ठीक है। तो बी ए को बी ए ही रहने दो। अब क्या करो? ई एफ को एफ ई कर दो, ठीक है। और एक बार सी डी कर दो, एक बार डी सी कर दो, ठीक है। तो ई एफ को एफ ई कर दो और इसको बी ए करो और इसको एक बार डी सी कर दो और एक बार क्या कर दो? सी डी कर दो। इसको बी ए रख दो, इसको डी सी कर दो और इसको ई एफ कर दो, ठीक है। 8 बन गया बेटा। दो और बना देते हैं, दो और ऐसे बना देते हैं ना कि 9th नंबर ए बी और बी ए हो गया। तो अब ए बी को क्या करते हैं? सी डी के लोकेशन को ही चेंज कर देते हैं।
ए बी ऐसे हो गया और सी डी ऐसे हो गया बेटा, और ई ऊपर हो गया और एफ नीचे हो गया, और लास्ट वाला क्या है बेटा, ए बी ऐसे हो गया और सी डी ऐसे हो गया, और ऊपर एफ कर दो और नीचे ई कर दो। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 10। इधर 8 और इधर 2, 10। तो टोटल इनांसियोमर पेयर कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है सबको एवरीवन, यस और नो? एवरीवन क्लियर है, बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है बेटा, हाँ या ना बताइए प्लीज। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? ओके बेटा, तो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर देखेंगे मेटलर्जी में भी इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज ए कैटलिस्ट, मेडिकल केमिस्ट्री और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल chemistry. So everyone see this video. एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली कई बार हम पता लगाते हैं कि भाई कोई एक एलिमेंट, कोई एक कंपाउंड, कोई एक आयन गिवन सैंपल में है या नहीं। कि मान लीजिए किसी ने उठा के कुछ भी दे दिया कि ये चीज ले लो जी, हाँ, और बताओ इसमें कौन कौन से आयन्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो ये एनालाइज करने की जो साइंस है, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। की कौन है, और कभी कभी तो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कितना है, कितना है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, की क्वांटिटी कितनी है। और क्या है ये हम बताते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा कहे जाते हैं। तो डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ अ मेटल, कोई भी मेटल आयन कितना है या नहीं और कितना है। कई बार अलग अलग कलर के बड़े प्यारे प्यारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो उससे मेटल आयंस की पहचान हो जाती है। जैसे डाइमेथाइल डाइऑक्साइड के साथ निकल बहुत सुंदर लाल रंग देता है। अच्छा, ईडीटीए बड़ी भयंकर किलेटिंग लिगेंड है, वो भी बड़े प्यारे कॉम्प्लेक्स बनाती है, उससे क्वांटिटी एस्टिमेट करने के काम में आ जाती है। अच्छा, जैसे ये क्या है, देखिए आपके पास डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड और निकल आयंस का सॉल्यूशन है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम, ये देखिए हमने डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड टपकाया और आप देखेंगे सुंदर लाल रंग आया गया दिख रहा था। थोड़ा सा वक्त बीत जाने दीजिए और तब आप देखेंगे कि सॉल्यूशन खूबसूरत लाल रंग का हो जाएगा, क्योंकि निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड का खूबसूरत भड़कीले लाल रंग का एकदम रंग बिरंगा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये निकल की पहचान है, ये एक यूज है किसका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और क्या है, पानी की हार्डनेस निकालने के काम में आता है। हार्ड वाटर कौन सा होता है, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, इसकी वजह से आती है हार्डनेस। अच्छा, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बड़ा सुंदर, बड़ा स्टेबल और तुरंत बनाते हैं कॉम्प्लेक्स किसके साथ, EDTA4- के साथ। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट लेते हैं 4- या कई बार H2EDTA2- ऐसे ले लेते हैं, जो भी है, पर इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और हम ये भी टाइट्रेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई कितने हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, यहां तक पता लगा सकते हैं। अच्छा, बढ़िया है। तो आप देखें, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, आप देखो बड़ा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो क्योंकि फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, तो आप यहां तक एस्टिमेशन कर सकते हैं कि कितना मैग्नीशियम था अकेला और अकेला कितना कैल्शियम था। सेपरेट एस्टिमेशंस भी हो सकते हैं, और टोटल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन निकालना चाहें तो
So let's understand the next importance and applications of coordination compounds beta, that is biological system. सर मेटलर्जी कहाँ हुआ है? Yeah beta, after this wait after this beta, actually Okay, slides sir. are interchanged now. Okay, so Okay, sir. let's this biological systems. Okay, everyone see this. चलता है। खून में अगर हेमोग्लोबिन ना हो तो हम सांस ना ले सकेंगे। और वो आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, 5 मिनट जिंदा न बचे अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो, ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जैसे इंसानों में खून होता है, काटो तो लाल लाल रंग निकलता है, पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। हाँ हाँ, तबीयत भी हरी हो जाती है, बिल्कुल। वो ग्रीन कलर होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, छोटे बच्चे साइंस नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें आता है क्लोरोफिल के कारण वो हरे रंग के होते हैं। हाँ जी। और क्लोरोफिल, पता है आपको, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहा हूं आपको। मैग्नीशियम आयंस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ, और तब क्लोरोफिल बनती है, जो एक्चुअली पेड़ पौधों का खाना बनाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। और पूरा संसार, ये जो जीवित संसार है, चलता ही इस रिएक्शन से है। क्यों? अकेले पेड़ पौधे ही खाना बना सकते हैं सूरज की रोशनी से, तो वो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, फिर उनको कीड़े मकोड़े या जानवर या इंसान खाकर अपना जीवन बिताते हैं, हमें तो ये जिंदा ही ना बचेंगे। तो पूरे जीवन का स्रोत हो गई क्लोरोफिल। जी हाँ, हो गई। और उसका केंद्र में है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो गया। बड़ी बात है जी। विटामिन B12 लोग कैप्सूल खाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, मजा आता है, अक्सर कम पड़ जाता है लोगों में। विटामिन B12 जो है, इसको साइनोकोबालामीन बोल रखा है। जिससे ये क्या है, ये एक विटामिन है जिसके सेंटर में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जिंक के कई कॉम्प्लेक्स शरीर में बड़े काम आते हैं, और एंजाइम के फंक्शंस में वो काम आते हैं। अच्छा, कार्बोक्सी पेप्टिडाइज ए या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बड़े मजेदार एंजाइम्स हैं, ये डाइजेशन की एक्टिविटीज में काम आते हैं। अच्छा, Poll question beta, everyone do this.
मेटालर्जी में भी होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है बेटा, वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो जहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसीलिए बेटा हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लिंक मेटालर्जी में बहुत ज्यादा है। जैसे कि गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स को भी, अब जैसे कि निकेल, निकेल को एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, पर प्यूरिफाई करने के लिए बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि निकेल इंप्योर है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हीट किया अपन ने, तो क्या बना बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। फिर मैंने बोला जहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया वहां पे क्या आया, कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन आया। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन का मतलब बेटा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फिर से हिट करते हैं बेटा, तो जो ये निकेल निकेल बनता है वो क्या बनता है, प्योर निकेल बनता है। यानी कि इम्प्योर निकेल से प्योर निकेल हम लोग बनाते हैं, तो बीच में जो कंपाउंड बनता है वो कैसा कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना सबको, एवरीवन। अब देखते हैं बेटा एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग इसका। तो देखो बेटा, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जैसे कि बेटा देखो, इस एक विल्किंसंस कैटलिस्ट है, एक्चुअली विल्किंसंस एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, सर अल्कीन इससे पहले वाला स्लाइड शो कर दीजिए ना। coordination compounds are used as catalyst in the industrial process। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेटा कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो कौन सा? विलिक, हाँ, विलिंकन्स कैटलिस्ट। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब हुआ बेटा कि अल्कीन किस में जा रहा है, अल्केन में जा रहा है। अल्कीन किस में जा रहा है बेटा, अल्केन में जा रहा है। तो ये कैसे जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है बेटा तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब ही होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब ही होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो बेटा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है अल्कीन में, तो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, वो कैटलिस्ट हम लोग निकेल भी करते हैं, पर यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट चलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेटा कौन सा हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज करते हैं, ये हम समझेंगे एक वीडियो के माध्यम से। सो एवरीवन सी दिस वीडियो। दवा, अगर आपको मेटल पॉइजनिंग हो जाए, ईश्वर न करे आपको हो, लेकिन किसी को भी हो जाए, हो जाती है कभी कभी। जैसे अगर आप ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज के आसपास रह रहे हैं जो विषैले मेटल्स एनवायरनमेंट में छोड़कर जहर फैला रहे, फैला देते हैं ये लोग। अच्छा, सब सब करती है तो पता नहीं, ऐसे तो फॉरबिडन है, और कई कर देते हैं, दे डोंट केयर। थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए पूरा एनवायरनमेंट और लोगों की जिंदगी जहर कर देते हैं। और वर्ल्ड वाइड ये तमाशा है, ऐसा नहीं है खाली अपने देश में। उसमें क्या होता है, ट्यूबवेल्स का पानी, उसमें हैवी मेटल आयंस आ जाते हैं। वहां आसपास अगर जो प्लांट्स उगते हैं, अगर आसपास खेत हैं, तो उनमें जो फसल होती है वो जहरीली हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि उनमें मेटल्स, जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, उनकी प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। तो जब इंसान ऐसे फलों को, ऐसे अनाज को खाते हैं तो वो जहर उनमें आ जाता है, और लंबे समय तक खाते हैं तो उनको पॉइजनिंग हो जाती है। उससे क्या होता है, मर जाते हैं, और क्या होता है। लेकिन हम बचना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आपको, मतलब आपको नहीं, ईश्वर न करे आपको, लेकिन किसी को भी, जो भी ऐसा व्यक्ति है एक्स वाई जेड, मान लीजिए कोई महाराज है, उनको मरकरी की पॉइजनिंग हो गई, ईश्वर न करे किसी को, पर हो गई, ठीक है। अब ये सज्जन क्या करेंगे। अब मरकरी की पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक होती है और बहुत पीड़ा देती है। तो मरकरी को ठिकाने कैसे लगाएं, कोई तरीका तो है नहीं। अब एक एक मॉलिक्यूल मरकरी का, तो ये एक एक आयन तो शरीर में कोई निकाल सकता नहीं है।
तो अब मरकरी को दबोचने के लिए, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल सीआईडी वगैरह के एजेंट भेजे जाते हैं, है ना, तो वैसे ही मरकरी के आयंस को या हैवी मेटल आयंस जो कि जहर का काम करते हैं उनको पकड़ने के लिए किलेटिंग लिगेंड्स भेजी जाती हैं। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और मरकरी के साथ या लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अच्छा, और बस कॉम्प्लेक्स बन गया तो यूजलेस हो जाते हैं, फिर वो किसी के काम में टांग नहीं डालते, पड़े रहते हैं, वो जहर भी नहीं रह जाते हैं। अच्छा, और ये थेरेपी होती है, कहलाती है किलेशन थेरेपी। कमाल है। ये वेस्टर्न मेडिसिन में तो अप्रूव नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है और कई ऐसे लोगों से, ज्ञानी लोगों से सुना भी है कि जब किडनी में स्टोन हो जाता है, हाँ जी, तो स्टोन का एक ट्रीटमेंट में लोग गिनते हैं कि खूब नारियल पानी पीते हैं। तो नारियल पानी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किलेटिंग लिगेंड्स का काम करते हैं और धीरे धीरे वो उस स्टोन को डिसॉल्व करके हटा देते हैं। ये भी अगेन सुनी सुनाई बात है, और ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो कहते हैं कि वो सब ठीक हो गए। बाकी तो अब ईश्वरी जानते हैं सबके क्या है। ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फोक विजडम। फाइन, क्या है ये सब? अगर बहुत सारा कॉपर आ गया है, उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो ये डी पेनिसिलामीन यूज होती है किलेटिंग लिगेंड के तौर पर। आयरन की भी पॉइजनिंग हो जाती है अगर आयरन हद से ज्यादा हो, स्पेशली जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ा आयरन है, तो जो उसके आसपास रहते हैं, सबको तो नहीं पर कोई कोई ऐसे सज्जन हैं जिनको एक्सेस आयरन की शिकायत हो जाती है। आयरन वैसे तो शरीर में चाहिए, लेकिन अगर आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो पॉइजन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को स्किन पे बहुत सारे मस्से हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, बड़ा अनप्लेजेंट सी सिचुएशन आ जाती है। उस आयरन को हटाने के लिए आप देखिए डेस्फेरियोक्सामिन बी, एक किलेटिंग लिगेंड बनाई है लोगों ने, जो मेडिसिन का काम करती है, वो यूज होती है। अगर लेड की पॉइजनिंग हो गई हो तो ईडीटीए तो हमारा पुराना परिचित था ही, वो यूज होता है दवाई के तौर पर। अच्छा, सो एवरीवन, किसी को डाउट है इस वीडियो में? किसी को डाउट है बेटा किसी भी टाइप का तो बताइए। किसी को डाउट है तो बताओ एवरीवन। नहीं, चलो तो एक पोल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एवरीवन सॉल्व ए पोल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखो लीड की संख्या जब लीड की बेटा जब ज्यादा हो जाती है परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में, तो हम लोग कौन सा लिगेंड देते हैं बेटा? ईडीटीए। मतलब ईडीटीए का मतलब क्या? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। ओके, इस ये एक टाइप का लिगेंड है बेटा, ठीक है? और ये कैसा काम करने लगता है जब ये अंदर जाता है बॉडी के अंदर? तो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है? सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन बेटा और लिगेंड आपस में क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको ना? तो हम लोग जब लीड की पॉइजनिंग हो जाती है तो ईडीटीए देते हैं। एवरीवन क्लियर? और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल हो जाता है, और उसको उसको किसी और मेडिसिन से शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो जब लीड की या जनसंख्या बोलो, ठीक है, या परसेंटेज बोलो, जितना बॉडी की नीड है बेटा उससे ज्यादा हो जाती है, तो वो पॉइजन की तरह काम करने लगता है। ठीक है,
तो लास्ट हम लोग यूजेज देख लेते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। सो लास्ट एप्लीकेशन क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल। देखो हम लोग सारा देख लिए है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। So everyone say this. इलेक्ट्रोप्लेट सोने की या चांदी की एक पतली सी परत चढ़ानी हो तो वो भी उनके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस में उसको डुबोते हैं और फिर करंट वरंट पास करके करते हैं, तो आप पाएंगे बहुत महीन पतली एकदम चकाचक परत अलग अलग मेटल्स की चढ़ा सकते हैं आप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बड़ी सुंदर एप्लीकेशन है, ठीक है। और कुछ भी है? हाँ जी, फोटोग्राफी में यूज होते थे पुराने, जब सबसे प्राचीन जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स, आजकल तो डिजिटल हो गया सब, तो शायद आप भूल गए होंगे कि कभी कैमरों से फोटो खिंचा करती थी अलग से, अच्छा, और जिसमें रील डाली जाती थी। और मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल प्राचीन, जहां मतलब वो कैमरे जिससे शायद रामकृष्ण परमहंस जी की फोटोग्राफ वगैरह या स्वामी विवेकानंद की फोटो खींची होगी 100-150 वर्ष पहले। उस समय जो केमिस्ट्री थी वहां भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूज होती थी। कैसे? उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो नेगेटिव होता था, मतलब आपने कभी आप कभी कैमरा देखा सुना तो होगा ना, कि कैमरे नाम की चीज होती है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल से फोटो आ जाते हैं सारे और बड़े अच्छे डिजिटल फोटोग्राफ्स आते हैं। लेकिन जब कैमरों में फोटो लिए जाते थे, जब रील डाल के फोटोग्राफ निकाले जाते थे, तो उसकी केमिस्ट्री क्या होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट की, कि उसमें एक प्लास्टिक की फिल्म होती थी या किसी चीज की फिल्म, कागज की, और पुरानों में कागज की फिल्म होती थी, उसके ऊपर AgBr लगाते थे, सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, और जब उस पर लाइट पड़ती थी, जब कैमरे में लेंस होता था, उसको फोटो खींची, मतलब आपने कैमरे का बटन दबाया, उसका लेंस खुला, लाइट अंदर गई, और जब लाइट अंदर लेंस से जाती थी तो जिस कागज पर पड़ती थी, उस कागज पर या उस प्लास्टिक की फिल्म पर लगा होता था AgBr। वहां पर AgBr डिकम्पोज हो जाता था लाइट पड़ने पर, और चांदी बन जाती थी, ब्रोमीन भाग जाती थी। तो सिल्वर के महीन महीन पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए आपने फोटो खींची और यहाँ पे सिल्वर के महीन महीन पार्टिकल्स जो है कहीं डिपॉजिट हो गए, तो आपको जो है यहाँ पे जहां वो डिपॉजिट हो गए, तो आप देखें इस तरह से वो जो सीनरी थी वो यहाँ प्रत्यक्ष हो जाती थी, जैसे पहाड़, नदी। तो पुराना अपना एक आर्ट की क्लास में आपने बनाया होगा ना, सीनरी दृश्य, जिसमें पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, वो सब वैसे ही मान लीजिए एक फोटो खींची हमने और ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पूरी इस पर AgBr तो लगा हुआ है, हाँ जी, जहां जहां लाइट पड़ी है वहां कहीं कहीं काले काले डॉट 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 बन गए हैं, ठीक है। अब यहां रोल आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब इस फिल्म को डेवलप करते थे, कैसे? उसको फिक्सर उसमें डालते थे जिसका नाम होता था हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट। और ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, ये सोडियम थायोसल्फेट AgBr के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता था, AgS2O3 होल्ड ट्वाइस 3-। अच्छा, AgBr वो चीज थी जिसपे लाइट पड़ती तो पूरा फोटो खराब हो जाता, क्योंकि जितनी फोटो खींचती थी अब तो खींच गई, अब एक्स्ट्रा AgBr को हटाना है, वो एक्स्ट्रा AgBr हाइपो डाल के हटा लेते थे। अच्छा, तो सिल्वर जहां थी बस वो काले काले डॉट 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 चिपक के बच जाते थे और उससे एक इमेज उस सरफेस पर उभर आती थी। लोग कहते थे फोटो खिंच गई, ऐसे होता था। ठीक है ना। तो उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहां काम आ रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके एक्स्ट्रा AgBr को हटाने में काम आ रही है। ओह, ऐसा है? जी हां, ऐसा है। क्लियर है बेटा? तो ये रहा कोऑर्डिनेशन की पूरी कहानी। ये पूरी कहानी रही बेटा आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा यूज है बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बहुत सारा यूज है, फोटोग्राफी में बहुत सारा यूज है बेटा। जो पतली सी फिल्म बनती है फोटोग्राफी में, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज होता है बेटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत सारे केमिकल्स में यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। बात समझ में आ रही है अतुल?
एंड सबको कोई डाउट है तो बताइए, सबको क्लियर है ना एवरीवन? यस और नो एवरीवन? तो कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस करें बेटा एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? अच्छा ये पहला वाला करे, पहले ये देख लो M, ठीक है, AA2Cl2 ये करेगा कि नहीं बताओ? और ऐसा कर लो ना, इसका B2 कर लो ना, ये करेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? ऑप्शन डी नहीं करेगा। बताइए ये करेगा कि नहीं? ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। अच्छा ये करेगा कि नहीं? जैसे कि M है बेटा, ठीक है, A है, A है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इसका मिरर इमेज D नहीं करेगा। बताओ जल्दी। एवरीवन बताइए। देखो बेटा इसमें इसका मिरर इमेज जो है तीसरा का अगर देखते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। अगर डी का देखते हैं बेटा तो डी का क्या है, इथाइलिन डायमीन है बेटा, और ये दो ही है, तो इथाइलिन डायमीन क्या होता है, M है बेटा, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो CH2 NH2 और NH2, एक लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, एक लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी तरीका से बेटा CH2 NH2 एक लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, एक लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक क्लोरीन है बेटा जो लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, एक और क्लोरीन है जो लोन पेयर यहाँ से दे रहा है, बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं? एवरीवन बताओ, मैं फिगर भी बना दिया हूँ, बताइए बेटा। बताओ बेटा। नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। अब चलो इस पे चलते हैं, अब बी पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये इस पे चलते हैं, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है बेटा, 3 अमोनिया है, ठीक है, और 3 क्लोरीन है, ठीक है, NH3 और NH3, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक ऐसा प्लेन ले लो बेटा जिसके ऊपर और नीचे आपस में मिरर इमेज है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है बेटा, यानी कि ऑप्शन ए भी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और ऑप्शन डी भी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसमें बोनस मार्क्स मिला था, क्या मिला था? जो ए भी मारा था वो सही था और जो डी भी ऑप्शन मारा था बेटा उसका भी सही था।
बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने 4 कंडीशंस बताए थे बेटा, सबको याद होगा ना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के 4 कंडीशंस बताए थे। पहला बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, दूसरा बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और तीसरा बताया था क्या? तीसरा बताया था जो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, और चौथा क्या बताया था? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बेटा? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, हाँ तो वही है, ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर चौथा का देखते हैं तो 3 है बेटा तो कोबाल्ट पे 3 इथाइलिन डायमीन लगा दीजिए, यानी कि ए इसको ए मान लो, ठीक है, तो ए मिल के 2 लोन पेयर दे रहा है ऐसे, ठीक है, एक और दे रहा है ऐसे, ए और ए मिल के लोन पेयर दे रहा है ऐसे, और एक और दे रहा है ए और ए मिल के लोन पेयर दे रहा है ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बेटा, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा या नहीं? इसका मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। इसका मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है बेटा तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4th वन। क्लियर ना एवरीवन? एवरीवन क्लियर? यस और नो? चलो बेटा एक और क्वेश्चन कर लीजिए। एंटी कैंसर एजेंट क्या है बेटा? एंटी कैंसर एजेंट जो कैंसर में दवा की काम आता है, तो इसको सिस्प्लैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन एक मेडिसिन है बेटा, वो एंटी कैंसर में देने का काम आता है, उससे कैंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है बेटा, प्लैटिनम में दोनों तरफ क्लोरीन होता है, ठीक है, और दोनों तरफ अमोनिया होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है बेटा तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्प्लैटिन बोलते हैं। और ये कैसा काम आता है? एंटी कैंसरस काम आता है। अगर ये ट्रांस हो गया बेटा तो ये फालतू का हो जाता है, ठीक है। तो एंटी कैंसर मेडिसिन, एंटी कैंसर मेडिसिन इसको कहते हैं। ये AIPMT में एक बार आ चुका है, ठीक है, सिस्प्लैटिन। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बात समझ में आ रही है बेटा? एवरीवन क्लियर? याद रखोगे ना सब? सो थैंक यू एवरीवन बेटा, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।